बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ज़ेरे बहस में खुशामदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान ज़ौक़ अहमद। नाज़रीन, मखसूस नशिस्तों का मामला और आइनी तरमीम का मामला, दो मामलात ऐसे हैं जो अब भी पैरेलल चल रहे हैं और हुकूमत को ये सूट करता है कि मखसूस नशिस्तों का फैसला अगर उनके हक़ में आ जाए तो फिर वो अपना मुसव्वदा भी बआसानी पास करवा सकते हैं। आज इलेक्शन कमीशन का इजलास हुआ और बार बार ये कहा जा रहा था कि हतमी इजलास होगा और आज ये फैसला कर लिया जाएगा कि इन मखसूस नशिस्तों के फैसलों ये सीटें किसको देनी है, ये फैसला क्या आना है। लेकिन ये इजलास बेनतीजा ख़त्म हो गया। पीर तक इस बात को आगे बढ़ा दिया गया कि पीर को अब देखा जाएगा कि क्या किया जाए। और उसी असना में सुप्रीम कोर्ट के जो आज जजेस थे उनकी एक और वजाहत सामने आई। 12 जुलाई को नाज़रीन आपको याद होगा एक फैसला आया था जिसमें कहा गया था कि मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलेंगी। फिर 14 सितंबर को 8 जजेस की एक वजाहत सामने आई। फिर 23 सितंबर को तफसीली फैसला सामने आ गया। इसी तमाम तर सूरत हाल में स्पीकर नेशनल असम्बली, पंजाब असम्बली और सिंध असम्बली ने इलेक्शन कमीशन को ख़त लिखा कि अब क्योंकि इलेक्शन एक्ट 2024 में तरमीम कर दी गई है तो इसके मुताबिक आप ये मखसूस नशिस्तों का फैसला हुकूमत के हक़ में करें और ये नशिस्तें जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का हक बनती हैं, तो उसके मुताबिक फैसला किया जाए। फिर इलेक्शन कमीशन एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट चला गया। उसने कहा जी अब इलेक्शन एक्ट में तरमीम कर दी गई है, मुझे ये ख़त भी आ गया है, अब ज़रा मेरी रहनुमाई फरमा दें। तो उस पर आज फिर रहनुमाई फरमा दी गई है और बता दिया गया है कि जो फैसला इलेक्शन कमीशन को करना है उसमें जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं उसको मानना होगा। 12 जुलाई का फैसला गैर मौसर नहीं हो सकता। आज फिर इस चीज़ को दोहराया गया है और फिर यह भी कहा गया है कि फैसले पर अमल करना होगा। इस सूरत हाल पर आज बात करते हैं कि अब पीर को क्या होगा। पीर को इंतज़ार ख़त्म हो जाएगा, इलेक्शन कमीशन को फैसला ले लेगा क्योंकि हुकूमत के लिए जैसे मैंने पहले कहा सूट करता है कि जल्द से जल्द ये फैसला हो जाए। नजम साकिब साहब, राव खालिद साहब और साकिब बशीर साहब तीनों सीनियर तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। नजम साकिब साहब, अब आज फिर कोई फैसला नहीं हुआ लेकिन मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट की एक वजाहत सामने आ गई है। पीर को क्या होगा, आपको क्या लगता है और इस वजाहत से अब क्या फ़र्क पड़ेगा? आपको लगता है इलेक्शन कमीशन अभी कोई हतमी नतीजे पर नहीं पहुंचा, अभी उसने पहुंचना है और ये वजाहत उसमें कोई फ़र्क डाल सकती है? सबसे पहले तो ज़ौक़ ये देखते हैं कि पीटीआई और ईसीपी की दरख्वास्तों पर ये वजाहत आई है और ये दूसरी दफ़ा वजाहत आई है। पता नहीं क्यों सुप्रीम कोर्ट ने जब पहली वजाहत दी वो भी टाइमिंग अजीबोगरीब से थे, ये भी टाइमिंग बड़े अजीबोगरीब से हैं। फिर ये है कि इसमें उन्होंने वो जो आपके जजेज़ हैं, अक्सरियती जज जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह भी शामिल हैं, उन्होंने कहा है कि ईसीपी को इस फैसले पर अमल करना होगा। ये दूसरी मरतबा फ़िक्रा दोहराया गया है कि ईसीपी को इस फैसले पर अमल करना होगा। और फिर ये कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम से 12 जुलाई का फ़ैसला गैर मुअस्सर नहीं हो सकता। देखिए, एक उन्होंने आर्टिकल की भी बात की है, आर्टिकल 189 की। तो थोड़ी देर के लिए ये देख लेते हैं कि पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन का, आईन पाकिस्तान का ये आर्टिकल क्या कहता है। मुझे याद पड़ता है कि जस्टिस मुनव्वर से जब सीखा करते थे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, उनसे पूछा करते थे तो 4-5 बातें वो बड़ी वजाहत से उन्होंने हमें एक्सप्लेन की थी। उनमें से एक आर्टिकल 189 था। बेसिकली ये 2-3 बातें हैं इसमें। एक तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई फैसला दे दिया तो वो बाइंडिंग होगा तमाम अदालतों पे। ये बुनियादी उसकी वो है। और वो प्रोफेसर, वो हमारे जो थे जस्टिस मुनव्वर, वो कहा करते थे कि अगर ये आर्किटेक्चर है ना आपके कॉन्स्टिट्यूशन का कोई, तो ये उसकी लिंच पिन है, यानी ये बुनियाद में मौजूद है ये वाला आर्टिकल 189, जिसका कि इस वजाहती नोट में दोबारा से जिक्र हुआ है कि आपको क्यों नहीं यकीन आ रहा, आपको क्यों नहीं पता कि अगर आप सुप्रीम कोर्ट के किसी फैसले के खिलाफ अमल करते हैं या उसके दाएं बाएं होने की कोशिश करते हैं तो आप आईने पाकिस्तान से इनहिराफ करते हैं। तो ये तो हो गया आपका 189। देखिए, दो इस वक्त पॉसिबिलिटीज हैं ईसीपी के लिए। एक तो वो है जो कि उसने रवैया रखा हुआ है कि किसी की नहीं माननी, चाहे वो सदर पाकिस्तान हो आरिफ अलवी साहब जो हमारे फॉर्मर यानी सदर थे, या इलेक्शन की डेट रखनी हो, या 90 दिन का फैसला हो कि इलेक्शन कराने हैं। उस वक्त से लेके अब तक यही है कि हम नहीं मानते। इनके पीछे कौन है? वो मैंने जिस तरह पहले कहा था ना कि इट इज़ नॉट द गन, इट इज़ द मैन बिहाइंड द गन।
कौन है जिसकी ताकत पे ईसीपी जैसा एक छोटा सा इदारा सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़ा है, ये देखना पड़ेगा। अब ये है कि क्या एक और दरख्वास्त लेके चले जाएंगे ईसीपी वाले सुप्रीम कोर्ट के पास, ताकि डिलेइंग टैक्टिक्स, वो जो ताखीरी हरबे हैं वो इसी तरह से करते रहें और बात पहुंचे और दरी असना हुकूमत जो है वो इन तरामीम पे अमल कर ले। और ये जो आपके हैं जो मखसूस नशिस्तों वाले, या तो ये यानी इनके पास चले जाएं, PMLN के पास और PPP के पास, या फिर इनके वोट जो है वो हवा में मुअल्लक हों और काम जो है वो सीधा सीधा सा हो जाए। दूसरी तरफ हुकूमत जो है वो बज़ाहिर तो यही लगता है कि उनकी पूरी ज़िंदगी का, उनकी हयात का जो बुनियादी मकसद है वो ये है कि ये हमने यानी आईनी तरामीम करवानी है, जो मर्जी हो जाए। अच्छा नजमुल साहब, एक बुनियादी चीज मैं आपसे यहाँ पे ये जानना चाहूंगा, उस ये कि अगर आपने जैसे कहा कि पहले इतने फैसले नहीं मानेंगे, तो अगर ये भी नहीं मानते तो फिर क्या हो जाएगा? क्योंकि एक प्रेसिडेंट तो सेट हो गया है, और दूसरा क्या ये भी सोच हो सकती है कि आगे 25 तारीख आ रही है, अगर ये फैसला हुकूमत के हक में आ जाता है तो हुकूमत के पास आसानी हो जाएगी कोई आईनी तरमीम करने की, तो 25 के बाद तो मामला फिर हक में ही हो जाएगा। देखिए, इसमें सुप्रीम कोर्ट जो है ना उसके पास कोई डाले हैं और वीगो हैं, ना ही उसके पास कोई पुलिस है, ना ही उसके पास रेंजर्स हैं कि वो भिजवाएं और जाके ईसीपी को झंझोड़ें और उनके वो जो कमिश्नर साहब हैं उनको कहें कि भाई आप ये क्यों नहीं मान रहे। वो क्या करेंगे? वो एक यानी ज़्यादा से ज़्यादा कंटेम्प्ट लगा देंगे, कोई एक और चीज़ इशू कर देंगे, और फिर उसके बाद उनको पता है कि उसके बाद उनकी हद ख़त्म हो जाती है, क्योंकि आपकी किसी भी अदालत के फैसले की अमल दरामद जो उस पर होता है वो आपके एग्जेक्टिव्स करते हैं। अब इसमें हम क्या देख रहे हैं कि आपके एग्जेक्टिव्स या आपकी इंतज़ामिया या आपकी हुकूमत जो है वो तो एक तरह से इस तरफ खड़ी है कि वो ईसीपी के साथ खड़ी हुई है, तो क्या यानी कौन कराएगा इस पे? तो लगता यही है कि ये जो टसल शुरू हुई है सुप्रीम कोर्ट की और इनकी यानी ये जो आपकी इंतज़ामिया है या हुकूमत है, ये अभी कुछ देर चलेगी। आपके सवाल का जो दूसरा पार्ट था उसमें से वो यानी उस सिलसिले में मैं ये कहूँगा कि देखना चाहिए कि हम किस जमहूरियत की बात कर रहे हैं। देखना चाहिए कि अगर इदारों को इस तरह से दरखौर इतना न समझा गया या रद्द कर दिया गया या उनकी साख और सालमियत या उनकी हैसियत जो है उसको चैलेंज किया गया, तो ये किस तरीके से चलेगी? ज़ोर ज़बरदस्ती से आप ये तरमीम करवा लेंगे, लेकिन ये क्या जमहूरियत है भी कि नहीं, ये भी बड़े देखने की ज़रूरत है। और सुप्रीम कोर्ट का ये जो आपने आखिरी बताया कि 25 तारीख का और ये वो, उस सिलसिले में ये कहूँगा और फिर से अपनी एक तवक्को का इजहार करूँगा। देखिए, हमारे मुअज़्ज़ज़ और बहुत ज़्यादा मोहतरम चीफ जस्टिस साहब काजी फ़ायज़ ईसा साहब रिटायर हो रहे हैं। ये मौका है कि वो सुप्रीम कोर्ट की साख को, अपने साथियों को एक नारा मस्ताना लगाएं और कहें कि ये जो इन अक्सरियती जजों ने वजाहती नोट किया है, मेरी भी राय इसमें शामिल है। क्योंकि एक होता है आपका ओपिनियन जो है ना वो होना कि आप मेरा ओपिनियन डिफ़र कर रहा है, भाई ये तो अक्सरियती फैसला है, ये तो अक्सरियती फैसला, इसको मानना ही पड़ेगा। अब उसके अंदर जो सुकम है, सुकम ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने दूसरी मर्तबा वजाहती नोट पेश किया जिसकी के पहली मर्तबा भी जरूरत नहीं थी, दूसरी मर्तबा किया, तो क्या अब ईसीपी करेगा कि नहीं? मेरा तज्जिया ये कहता है कि ये रवायत जो उन्होंने शुरू की है, तारीख अपने आप को दोहराएगी, एक और जो है दरख्वास्त आ जाएगी और सुप्रीम कोर्ट में इसी तरह से हो सकता है किसी तीसरे वजाहती नोट का मौका आए, जो कि मेरा नहीं ख्याल आएगा, क्योंकि ये तरामीम तो बस यूं समझिए कि दरवाजे के पास खड़ी है। बिल्कुल है, सही है। खालिद साहब, अब क्योंकि इसकी कोई बाइंडिंग नहीं है टाइम की कि ईसीपी ने इतने दिनों के अंदर या इतने वक्त के अंदर फैसला करना है, तो आपको क्या लगता है हुकूमत ये तवक्को कर रही है ईसीपी से कि वो जल्द से जल्द इसका फैसला करे, और ईसीपी चाह रही है कि कोई हफ्ता और गुजार लिया जाए ताकि उसके बाद आसानी हो सके? हफ्ते के बाद उनको कौन सी आसानी होगी? अगर वो तरामीम हो भी जाती हैं और जो उन तरामीम में सजेस्ट किया जा रहा है, जो
चीफ जस्टिस अगर है 3 सीनियर मोस्ट में से एक होगा तो वो भी यही फैसला दे चुके हैं, अगर तीसरे भी हों उसमें से तो वो किस तरह से होगा? 25 के बाद भी यही फैसला इनको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। सिर्फ ये कि चीफ जस्टिस की तकर्री तक वो लटकाए रखेंगे, अगर उन्होंने करना होता हुकूमत के हक में तो बहुत पहले कर चुके होते। मेरी इत्तला के मुताबिक अटॉर्नी जनरल ने भी तकरीबन यही मशवरा उनको दिया है कि आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ ना जाएं। एक बुनियादी बात है जो नजम साकिब साहब ने की, अगर आप सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पे अमल दरामद नहीं होना तो इस झमेले की ज़रूरत क्या है सुप्रीम कोर्ट रखने की, ये जजेस अपॉइंट करने की, अभी आईनी तरमीम ला के सुप्रीम कोर्ट की वो हैत चेंज करने की बात हो रही है, कभी कोई बात हो रही है कभी, तो ये सारे चीज़ों की ज़रूरत क्या है? इतनी पर्क्स एंड प्रिविलेजेस पे ताने दिए जाते हैं जजों को, क्यों इतने अखराजात आप कर रहे हैं? तो अगर आपने उसका फैसला ही नहीं मानना, हम अगर देखते हैं ना मौजूदा इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमिश्नर, इनका रवैया ओवरऑल हम देखते हैं तो वो पीटीआई स्पेसिफिक है। पहले दिन से उन्होंने उनके इंतखाबात को तस्लीम ना करने से शुरू होके तो उसके बैट के निशान की जो फैसला था उसकी गलत इंटरप्रिटेशन, फिर इलेक्शन से पहले उनको सबको कहना कि जी आप लड़ ही नहीं सकते इलेक्शन पीटीआई की तरफ से, फिर 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद 9 को जो फार्म 47 वाला सारा इन्होंने किया तरीक़ाकार, उसके बाद आप चलते जाएं स्टेप बाय स्टेप। सुप्रीम कोर्ट फैसला देती है, रिजर्व सीट सारी उधर उठा के दे दी। भाई आइन में लिखा हुआ है प्रोपोर्शनल उसकी तकसीम होगी, तनासुब से होगी जितनी सीटें जीती हैं, तो आपने उठा के सारी की सारी उस खाते में डाल दी। सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा, जाहिर है उसको चैलेंज किया गया। उस पर आप देख लें सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है, फिर वहीं के वो वही कह डाक के 3 पात, तो कोई किसी तरह वो हिलने को बुनियादी तौर पे तैयार नहीं है। तो खालिद साहब आपको क्या लगता है बुनियादी इब्हाम क्या है इलेक्शन कमीशन को के, और फिर कानून क्या कहता है, किसका माने? अब पार्लियामेंट भी तो कह रही है हमारी माने आप। मैंने आपको बता दिया, बुनियादी उनका मसला है पीटीआई। उनकी ना मखसूस नशिस्तें मसला है, ना कुछ और मसला है, ना सुप्रीम कोर्ट का फैसला मसला है, उनका मसला है पीटीआई। अब 90 अरकान पीटीआई के हों, उनको सीटें मिल जाएं, वो पार्लियामेंट में नेशनल असेंबली में अक्सरियती पार्टी बन जाती है सबसे ज़्यादा, और जब वो अक्सरियत में चले जाते हैं वहाँ पे तो वो पार्लियामेंट के अंदर जो मसाइल हैं वो पूरा सिस्टम एक तरह से वो उसको एक दरार पड़ जाती है उसमें, उसको शेक कर देता है। एक जल्जला होगा उनके लिए, नेशनल असेंबली के लिए और हुकूमत के लिए, और बड़े मसाइल पैदा हो जाएंगे उनके लिए। तो उस सिस्टम को इंटैक्ट रखने के लिए सारी जितने ये पापड़ बेले जा रहे हैं फैसले को इम्प्लीमेंट ना करके, या आईनी तरमीम का जो मसला शुरू हुआ है या बाकी मसाइल जो शुरू हुए हैं, वो सारा इसीलिए है कि पीटीआई को किसी तरीके रोका जाए। अभी तक आपको पता है केपी के जो है सेनेट के इलेक्शन नहीं हो पाए इसी वजह से, सेनेट आपकी नामुकम्मल है, पार्लियामेंट भी नेशनल असेंबली भी नामुकम्मल है क्योंकि मखसूस नशिस्तें आप उसकी दे नहीं पाए। इन मखसूस नशिस्तों के बगैर आपने सेनेट के इलेक्शन करा दिए, आपने प्रेसिडेंट का इलेक्शन करा दिया, तो वो एक कानूनी सुकम उसमें बहरहाल मौजूद है। अगर अदालत उसमें नोटिस ना ले या उस चीज़ को चैलेंज करने कोई ना करे वो अलग बात है, लेकिन वो सुकम मौजूद है, किसी वक्त भी वो चीज़ें चैलेंज हो सकती है। तो मसला पीटीआई है और कोई मसला नहीं है उसका। आप आज पीटीआई कहते हैं हम मुस्लिम लीग, अपना नाम मुस्लिम लीग नून रख लिया है, मसला ख़त्म हो जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। और दूसरा मसला उसमें यह है कि हुकूमती जमात को अक्सरियत मिल जाए और वो अपनी मर्ज़ी के आइन में और कानून में तरामीम अपनी मर्ज़ी से कर सके, तो यही मसला और कोई मसला नहीं है। ठीक है साकिब बशीर साहब, अब ये बताइएगा, एक तो आज इलेक्शन कमीशन में क्या कुछ डिस्कस हुआ, कुछ अंदर की खबर बताइएगा, और फिर पीर तक अब क्योंकि ये मुलतवी हो गया है, और दूसरा क्या इलेक्शन कमीशन अब एक बार फिर से क्या वजाहत के लिए जा सकता? नहीं, वजाहत के लिए क्यों जाना है, अब तो कोई चीज़ रह नहीं गई। अगर आप नॉर्मल हालात में देखें तो इलेक्शन कमीशन ने पहले पूछा कि हम किसके दस्तखत माने, तो सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया, और साथ ये भी बताया कि ये कोई पूछने वाली बात नहीं थी, आप जो है वो अमल करें 12 जुलाई के फ़ैसले पर। तो जब बताया तो 14 सितंबर थी, तो मतलब जुलाई, अगस्त, सितंबर 2 माह गुजर चुके थे। फिर जो है वो इलेक्शन कमीशन ने कहा जी अब तो हमारे लिए एक और मसला है कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम कर दी है वो पार्लियामेंट ने, और स्पीकर ने हमें ख़त लिखा है कि आप सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला तो गैर मौसर हो चुका, तो आप हमारे उस पर अमल करें। तो अब हम बताएं जी हम क्या करें, हम पार्लियामान की उस लेजिस्लेशन को माने या आपके फ़ैसले को माने। तो आज की जो वजाहत थी बुनियादी तौर पर इस पर थी
कि जो एक तो जो सुप्रीम कोर्ट ने एक कानूनी जो आइनी प्रोविजंस थी उनकी वजाहत की है, तो उनको सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को सादा कानून साजी से आप ख़त्म नहीं कर सकते। एक और दूसरी बात, उन्होंने कहा है कि ये जो आपने माजी से इसका इतलाक़ किया ये भी नहीं हो सकता, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो 12 जुलाई का वो इम्प्लीमेंट होना है और इलेक्शन कमीशन को कहा है आप करें। अब इलेक्शन कमीशन जो है वो 3 माह से इस फैसले पर अमल नहीं कर रहा। ये मेरा ख्याल है ये जो रवायत है, इस रवायत के बहुत ज़्यादा नुकसानात होंगे। आज इसके बेनिफिशरी हैं मुस्लिम लीग नून है, पीपल्स पार्टी हैं, या बाकी उनके साथ जो छोटी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो उनके बेनिफिशरी हैं और वो खुश हैं। वो खुश हैं कि हम पूरा एक अदालती सिस्टम जो है, एक जुडिशल सिस्टम, जुडिशरी, उसको डिसफंक्शनल कर रहे हैं, हम उसको गैर मौसर कर रहे हैं, उसकी जजमेंट्स को हम जो है वो रद्दी की टोकरी में डाल रहे हैं। आज खुश हैं, लेकिन ये बड़ी शॉर्ट टर्म के लिए उनके लिए ये बेनिफिशियल होगा, बेनिफिट होगा उनके लिए। लॉन्ग टर्म में जाकर उनके लिए नुकसान उनके लिए भी हो सकता है, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज और मैं समझता हूँ पूरी सोसाइटी के लिए नुकसान हो सकता है। अब वही बात जो कि 90 रोज में इलेक्शन नहीं कराया आपने, आइन को आपने वायलेट किया, कोई पूछा नहीं गया। आज मखसूस नशिस्तों के केस पे फैसला अमल दरामद नहीं हुआ, कोई पूछा नहीं गया। कल जब जो है वो पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नून अपोजिशन साइड पे होंगी, बाकी पॉलिटिकल पार्टी हुकूमती साइड पे होंगी, कल भी अगर यही हुआ तो उसका दिफा फिर कैसे वो करेंगे, कैसे वो क्लेम करेंगे कि नहीं जी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आ गई है। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि 2018-17 से बल्कि ये एक जुडिशल एक्टिविज्म उसको आप कहें बहुत ज़्यादा था, साकिब निसार साहब के दौर से ऑनवर्ड 17, 18, 19, 20, 21 ये हमने देखा। उसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर्स किसी ना किसी नैब केस में, कोई एंटी करप्शन, किसी ना किसी केस में, कोई फेक अकाउंट के केसेस में आसिफ अली जरदारी साहब, पूरी जो पीपल्स पार्टी के सारे लोग, शाहिद खाका नवासी, साद रफ़ीक, एहसन इकबाल, नवाज शरीफ फैमिली सारे थे। उनका वो किस पे रिलाई कर रहे थे? वो लाहौर हाई कोर्ट के फैसलों पर रिलाई कर रहे थे कि लाहौर हाई कोर्ट ने हमें रिलीफ दे दिया। वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसलों पर रिलाई कर और अदालतें रिलीफ दे रही थी। ऐसा नहीं है कि रिलीफ के दरवाजे ही बिल्कुल ऐसे। अच्छा साकिब बशीर साहब, मुख्तसरन एक चीज बताइएगा, ये आज फिर वजाहत में कह दिया गया कि फैसले पर अमल करना होगा। अब कोई टाइम ड्यूरेशन तो है नहीं, तो अब इलेक्शन कमीशन 4 साल बाद अमल करे उस पर? नहीं, इलेक्शन कमीशन को अमल करना होगा, लेकिन मेरा ख्याल है कि अब सिनेरियो मुकम्मल बदलता नजर आ रहा है। अगर लेजिस्लेशन हो जाती है, कानून साजी हो जाती है, सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच बन जाता है, आईनी बेंच जो है वो इसकी जो नज़रसानियाँ सुनेगा, वो एक अलग सा सिनेरियो बन जाएगा। मैं उस प्रेसिडेंट की बात कर रहा हूँ। इलेक्शन कमीशन को आज ही इस पर अमल करना चाहिए था, करना चाहिए, लेकिन इलेक्शन कमीशन अगर नहीं करता, वो जो आप टाइम फ्रेम की बात कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि आज से 3 माह पहले उसको अमल करना चाहिए था। 3 माह लेट है इलेक्शन कमीशन। और जो इलेक्शन कमीशन ने जो रवायत डाल रहा है पूरा, आप देखें ना, पूरा हमारा पार्लिमानी सिस्टम वो इलेक्शन पर बेस कर रहा होता है। इलेक्शन होता है, फिर पार्लियामेंट, और उसके बाद सारे मामलात होते हैं। अगर इलेक्शन कमीशन का किरदार पे बहुत बड़ा सवालिया निशान हो कि वो सुपीरियर जुडिशरी के फैसलों को नहीं मानते, तो मेरा ख्याल है सिस्टम चलेगा कैसे? राइट। अब इसी हवाले से एक और अहम जो है ना वो बड़ी ज़रूरी है ज़ौक। जी बस एक दो फिक्रे हैं कि एक तरफ देखते हैं हम कि सुप्रीम कोर्ट के साथ ये ज़्यादती हो रही, दूसरी तरफ ये है कि कुछ लोग इशारा कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट अपने ही फैसलों को उन्होंने एक यानी दूसरा बेंच आता है तो वो उसको रद्द कर देता है और उसमें तहरीफ कर देता है और उसको सेट असाइड कर देता है। देखिए, 2 wrongs don't make a right। इस वक्त का जो स्टांस है सुप्रीम कोर्ट का वो बिल्कुल ठीक है, आइन के मुताबिक है। अब ये कि जो पिछले जजेस हजरात से अगर कुछ हुई है गलती तो उसका खमियाजा ये वाली सुप्रीम कोर्ट क्यों भुगते, इसमें थोड़ी सी अखलाकियात का पहलू है। लेकिन बदकिस्मती है कि हमारे यहाँ अखलाकियात का अमल दखल किसी भी तरीके से कहीं पे भी नज़र नहीं आता। अखलाकियात का अमल दखल तो नहीं है, अमीर का अमल दखल बहुत है। और उसके हवाले से अब देखना यह है कि हुकूमत के पास क्या नंबर गेम पूरी है आईनी तरमीम के हवाले से। इस पर तफसीलन हम बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद नाज़रीन। अब एक और अहम मामला है और वो है आईनी तरमीम का। गुज़िश्ता दिनों एक मुलाकात हुई जाती उम्रा में। नवाज शरीफ साहब ने
तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के सरबराह हैं, खुसूसी तौर पर मौलाना फजल रहमान और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, इसमें सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं, मौलाना फजल रहमान हैं, शहबाज शरीफ साहब वहाँ पर मौजूद थे और नवाज शरीफ साहब वहाँ पर मौजूद थे और इन पार्टीज़ के सीनियर रहनुमा वहाँ पर मौजूद थे। जाती उम्र में एक मुलाकात हुई और जब ये मुलाकात की खबर आई तो ऐसा लगा कि शायद अब मामला तय हो जाएगा। आज की इस मीटिंग के बाद जब मौलाना साहब बाहर आएंगे तो कहेंगे कि हमारा इत्तफाक हो गया। मौलाना फजल रहमान जब बाहर आए, उन्होंने मीडिया से टॉक किया और उन्होंने कहा कि हमारा बहुत से मामलात पर इत्तफाक हो गया है, लेकिन मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास जाऊंगा और उनको भी एतमाद मिलूंगा। और फिर मौलाना फजल रहमान ने कल भी कहा कि हम जो पहला मुसवदा पेश किया गया था उसको मुस्तरद करते हैं और हमारा तकरीबन 60-70% इत्तफाक हो गया है और ख़ास तौर पर जो जजेस का मामला था उस पर इत्तफाक हो गया। इसमें एक जो अहम मामला इत्तफाक हुआ है जो कि हुकूमती जमात PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहती थी आईनी अदालत बनाई जाए, उसके बरक्स जो है मौलाना फजल रहमान का जो मुसवदा था, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्लेम कर रही है कि वो मुसवदा हमारा था, कि एक आईनी बेंच बनाया जाएगा, इस पर इत्तफाक हो गया और दीगर मामलात के हवाले से भी है। खुसूसी कमेटी का जो इजलास जारी था उसमें भी आईनी तरमीम का एक ड्राफ्ट सामने आया है, उसकी भी बहुत सी शिकें हैं, उसमें से कुछ चंद अहम शिकें आपके सामने शेयर करता हूँ, फिर अपने पैनलिस्ट की जानिब चलते हैं। नए मुसवदे में एक बार फिर आईनी बेंच तश्कील देने की तजवीज़ दी गई है। जुडिशल कमीशन आईनी बेंचेस और जजेस की तादाद का तयन करेगी। आर्टिकल 184 के तहत अस्कुत नोटिस का इख्तियार आईनी बेंचेस के पास होगा। आर्टिकल 185 के तहत आइन की तशरीह से मुतल्लिक केसेस आईनी बेंचेस के दायरे इख्तियार में आएंगे। आईनी बेंच कम से कम 5 जजेस पर मुश्तमिल होगा और दीगर शिकें शामिल हैं। राव खालिद साहब, बड़े अरसे से ये बात चल रही थी और मौलाना फजल रहमान के हवाले से हुकूमती हल्के जब पहली दफ़ा 8 सितंबर को ये तरमीम लाई जा रही थी तो उससे 1-2 दिन पहले कहते थे कि तो 12वें खिलाड़ी हैं, मौलाना साहब को तो हमने कर लिया है, उनके बारे में बात हो गई है, वो तो हमारे साथ देंगे। लेकिन मौलाना साहब ने बिल्कुल ही एक आप उसे कह लें कि अनएक्सपेक्टेड किस्म का मूव खेला जो शायद कोई भी आवाम में से भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। तो आप एक तो मौलाना फजल रहमान के किरदार को कैसे देखते हैं, इससे पहले हम आईनी ये तरामीम के हवाले से बात करें तो? देखिए, मौलाना साहब बड़े सियाने सियासतदान हैं और दुनिया देखी है उन्होंने, और ख़ुद कहते हैं वो, मैं जब सियासत में आया था मेरी दाढ़ी काली थी, अब सारी सफ़ेद हो गई है, तो 40-50 साल का अरसा कुछ कम नहीं होता। फिर उनके वालिद मोहतरम भी बहुत बड़े सियासतदान थे, मुफ्ती महमूद साहब। तो एक कह लें कि वो फैमिली में है, वो कहते हैं इट्स इन द फैमिली, तो वो सियासत तो उनके खून में शामिल है। तो यकीनन वो उन्होंने जिस तरह से अपनी पूरी इनिंग्स खेली है इसमें, वो बड़ी कमाल की यानी इनिंग्स थी। आप समझ लें कि कामरान गुलाम वाली इनिंग्स उन्होंने खेली है। पहले डेब्यू के ऊपर जिस तरह उसने सेंचुरी मार दी, तो इन्होंने भी सेंचुरी। राव साहब, कामरान गुलाम को ना 4 साल मौका नहीं मिला, वो परफॉर्म करता रहा, लेकिन मौलाना साहब को मौका मिलता रहा जी, इनको भी, मौलाना को भी 4 साल बाद ही मौका मिला है। PTI की हुकूमत में उनको मौका नहीं मिल रहा था, उससे पहले मिलता रहा उनको भी PTI के जाने के बाद पहली दफ़ा मौका मिला है तकरीबन 2018 के बाद कि वो अपनी सियासत खुल खेल के दिखाएं कि कैसे सियासत की जाती है। तो मौलाना ने बहुत सही तरीके से अपनी सारी इनिंग्स खेली, और उसमें आप सबसे इंटरेस्टिंग बात जो है वो आप आईनी अदालत की बात, मुझे तो बिलावल साहब से कभी मिला तो उनसे पूछूंगा कि जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने ख्वाब देखा था चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में जो लिखा हुआ था, जो हत्ता के कायदे आज़म भी जिसके बारे में कहते थे, फिर उन्होंने दुराब पटेल साहब जज साहब की बड़ी मिसालें दे के और अपने कॉन्स्टिट्यूशनल तरमीम के हवाले से, आईनी अदालत के हवाले से जो जोश जज्बा उनका पिछले 10-12 दिन में देखने में आया था, तो वो कैसे मांद पड़ गया। मैंने सिर्फ ये पूछना उनसे कि ये कहाँ गई है आईनी अदालत ये सारा। अगर आप पिछले हफ्ते का, हमारे यहाँ वो स्टाइल नहीं है कि हम अपना वो साउंड बाइट चलाएं कि हमने क्या कहा था। मैंने पिछले हफ्ते ये कहा था कि ना सिर्फ हुकूमत मौलाना फजल रहमान बल्कि PTI भी उसी पेज पे है इन आईनी तरमीम के हवाले से, और ये हो जानी है। तो उससे पहले मैं कायल नहीं था, मुझे ये मजाक लग रहा था कि जिस तरह से शुरू किया गया था इसका सिलसिला। तो अब हम वहाँ तक पहुँच गए हैं। अब PTI कह रही है मौलाना फजल रहमान वाली तरामीम तकरीबन हमारी ही तरामीम है ये सारी। अब मसला उसमें, मैंने उस वक्त एक वर्ड यूज़ किया था, कंबल का मसला है। अब कंबल है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, तो वो मसला वो निकालने की सारी पूरी तरामीम पढ़ ले। मैंने सारी कोशिश की है कि मैं गो थ्रू कर सकूं उसमें से। उसमें रिबा के बारे में है, एनवायरनमेंट के बारे में है, कोई पैसों के बारे में है जी, कंसोलिडेटेड फंड से पेमेंट्स की जाएंगी सुप्रीम कोर्ट की और बाकी वगैरह सारी जितनी जुडिशल काउंसिल वगैरह की। जो असल मुद्दा है, जो सबसे तफसीली मामला है उसमें, और जो सबसे लंबा चौड़ा काम डाला गया है, वो सिर्फ इसलिए डाला गया है कि 3 सीनियर मोस्ट जज जो हैं उनमें से एक चीफ जस्टिस चुने जाएंगे, और उसके लिए जो कमेटी बनाई गई है
अभी नंबर गेम की बात मैं करता हूँ उसमें जो नंबर गेम है वो 8 MNA होंगे, 4 सेनेटर होंगे उस कमेटी में, वो जो पार्लिमानी कमेटी होगी जिसने रिकमेंड करना है जी। अब आज की सूरत हाल हम जो देखते हैं, किसी का बच्चा अगवा हुआ रोला डाल रहा है, कोई कहता जी JUI वाले भी कह रहे हैं हमारे सेनेटर को उधर बंद कर दिया, बेंगल साहब अपना रोला डाल रहे हैं, कोई कहता जी 1 अरब रुपया दे रहे हैं। ये जो पार्लिमानी कमेटी 12 रुकनी होगी, इसके वोट किस तरह से लिए जाएंगे चीफ जस्टिस की डिसाइड करने के लिए? मैं तो चाहता हूं कि मुझे नॉमिनेट होना चाहिए इसमें, ताकि कम से कम कुछ दिहाड़ी ठीक लग जाए इसमें। तो ये अब 12 वोटों के बड़ा मसला रहेगा, उसमें अक्सरियती वोट से ये डिसाइड होना है। तो ये बड़े सीरियस इश्यूज़ है, ये बहुत कोई मजाक वाली बात नहीं है। नंबर्स गेम में सेनेट से शुरू करना चाह रहे हैं, मौलाना अगर साथ आ गए हैं, जो नज़र आ रहा है कि वो साथ आ गए हैं, सेनेट पे शायद थोड़ी कम प्रॉब्लम हो, नेशनल असम्बली में अभी भी मसला मौजूद है। क्या ये तरामीम पास हो पाती है? मेरा ख्याल है कि जिस किस्म की काविशें हो रही हैं पिछले महीने 2 महीने से, उसमें लगता तो बहुत चांस है। आज इलेक्शन कमीशन ने फैसला नहीं किया जो हमने पहले से में डिस्कस किया, तो वो तो एक चीज़ बीच में से हट गई आप कह लें। अब इलेक्शन कमीशन मेरा नहीं ख्याल कि वो फैसला कर पाएगा कि हुकूमत को मखसूस नशिस्तें दे दे। इतना बड़ा रिस्क शायद अब नहीं लेगा, क्योंकि इतना अरसा नहीं लिया तो आगे भी नहीं लेगा। अब मसला ये है कि अब इसके बाद रिएक्शन क्या होगा, ये देखने की बात है। PTI अगर वोट नहीं देती या हट जाती है, जो अभी तक तो उनका कोई आसार नज़र नहीं आ रहा है, वो इमरान खान साहब के बहाने शायद निकल जाएं बीच में से कि हमने उनसे मशवरा करना है, हमें मशवरा नहीं करने दिया जा रहा। बिलावल साहब ने आज राव खालिद साहब यकीन दहानी कराई है PTI वालों को मौलाना साहब के घर में कि आपकी कल मुलाकात कराते हैं। जी बिल्कुल, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि इमरान खान साहब इस तरमीम को अपने सर नहीं लेना चाहेंगे कभी भी। वो ये कभी नहीं कहेंगे कि हाँ जी ठीक है जाओ गो हेड और ये कर दो सारी जाके। वो मेरा ख्याल है आएँ बाएँ छाएँ करेंगे। शायद कुछ लोग अंदर से मिलके वो उसको सपोर्ट कर दें, जिनको कहें जी लोटे हो गए चले गए, इस किस्म की बात हो। लेकिन मैं क्या रिएक्शन की बात कर रहा हूँ। लॉयर्स ये कह रहे हैं, आज भी हमद अली खान साहब ने कहा, उन्होंने कहा मंसूर अली शाह साहब के अलावा किसी का नोटिफिकेशन होगा हम नहीं मानेंगे। वो धमकी दे रहे हैं अपने एजिटेशन की उसके ऊपर। सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं, जो सीनियर जजेस हैं, तीनों सीनियर जजेस, वो किस तरह से रिएक्ट करते हैं? जो उनमें से एक नॉमिनेट होता है, या अगर जूनियर तीनों में से तीसरे नंबर वाला हो जाता है या दूसरे नंबर वाला हो जाता है, वो किस तरह से रिएक्ट करते हैं? या सुप्रीम कोर्ट किस तरह से रिएक्ट करती है इन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को? और इसकी इम्प्लीमेंटेशन, क्योंकि टाइम बहुत थोड़ा है, अगर मंडे को ये पास की जाती है, आज नहीं होती, कोशिश तो सुना है कि आज ही शायद हो जाए, वो काबीना का इजलास भी बुला लिया गया है, अगर ये आज नहीं होती तो मंडे को होती है, तो उसके इम्प्लीमेंटेशन सारा जो बनना है उसका स्ट्रक्चर वगैरह वो पूरा करने में और नए चीफ जस्टिस की नॉमिनेशन में जो एक प्रोसेस होगा, यकीनन उसका क्या वो 25 तक मुकम्मल हो पाएगा? क्या 25 तक मुकम्मल हो पाएगा, ये एक अहम चीज़ है। नजमुल साकिब साहब की तरफ मैं चलता हूँ। हाँ नजमुल साकिब साहब, ये एक अहम मामला जो राव खालिद साहब ने कहा कि अगर फ़र्ज़ करें जो ऊपर वाले 3 जजेस हैं सीनियर, उनमें से अगर फैसला किया जाता है और अगर तीसरे जज को जो सीनियरिटी में है वो लगा दिया जाता है, तो किसी और इदारे के अंदर अगर किसी को सुपरसीड किया जाता है तो जो सीनियर्स होते हैं वो रिटायर हो जाते हैं। यहाँ पे भी क्या हम ऐसा ही कुछ देखेंगे अगर ऐसा होता है? तो पहले तो मेरा ये ख्याल है कि ऐसा शायद मुमकिन नहीं है। दूसरा मैं आपको बताऊंगा कि तारीख गवाह है, इसको हम कहते हैं बेस्ट ऑफ द बेस्ट। ये पॉलिसी जिसने भी बनाई और सीनियरिटी को एक तरफ किया, वो इदारा जिस किसी इदारे ने भी बेस्ट ऑफ द बेस्ट किया है वो थोड़ी देर बाद पछताया है, और मैं थोड़ी देर बाद देखूंगा पछताते हुए पूरी पार्लियामेंट को। और फिर उसके बाद अगर आप इस तरीके से कर रहे हैं कि नहीं जी सीनियरिटी को एक तरफ रखते हैं, 3 का पैनल होगा, देखिए 2 चीज़ें इन्होंने लेनी है इन तरामीम में से, बाकी सारी खखेड़ है, बाकी सारा यूं समझिए कि ब्रैकेट के बाहर रखें, इक्वेशन के बाहर रखें। वो 2 चीज़ें कौन सी हैं? नंबर 1 है या तो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनानी है ताकि सुप्रीम कोर्ट से जान छूटे, अगर वो नहीं बन रही तो बेंच बना देते हैं ताकि सुप्रीम कोर्ट से जान छूटे। ये तो हो गई पहली। दूसरी ये है कि ये जो चीफ जस्टिस बनेंगे सुप्रीम कोर्ट के, उसको हम सीनियरिटी की बेसिस पे नहीं बनाएंगे, उसके लिए हम एक पैनल बनाएंगे 3 का, और ये मर्जी होगी हमारी कि हम उनमें से किसको चुनते हैं। ये 2 चीज़ें हैं, बाकी सारी की सारी जो है ना वो यूं समझिए कि बढ़ा भी देते हैं ज़ेब दास्तां के लिए, ये बाकी सारी ज़ेब दास्तां के लिए है। पीपल्स पार्टी को ये टास्क मिला हुआ है कि उन्होंने ये तरामीम करवानी है।
अब उस तरफ ये है कि उसमें यह है कि एक रिपोर्ट कार्ड हमने सुना है, मेरे दोस्त कहते हैं कि एक रिपोर्ट कार्ड तैयार हो रहा है कि अगर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने प्राइम मिनिस्टर बनना है तो उनके रिपोर्ट कार्ड में जो टॉप मोस्ट होगी ना परफॉर्मेंस, वो ये होगी कि पीपल्स पार्टी ने इसको यानी इस काबिल किया, इस तरमीम को, ये कबूल हो गई। आप नोट करेंगे इस तरह खुर्शीद शाह भी आपको नजर आएंगे हेड करते हुए, हालांकि आराम से जो है वो लॉ मिनिस्टर उसको हेड कर सकता था। टास्क मिला हुआ है या टास्क ले लिया गया है इस चीज का पीपल्स पार्टी ने, लेकिन वो एक चीज भूल रहे हैं कि अगर वो नून की बात करते हैं तो नून की फैमिली में भी एक प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट है। लिहाजा मैं फिर से कहूंगा कि इसमें हो सकता है मौलाना की वजह से गड़बड़ ना हो सकता है किसी आउटसाइड फैक्टर की वजह से प्रॉब्लम ना हो सकता है पीटीआई की वजह से प्रॉब्लम ना हो, ये नून की वजह से प्रॉब्लम हो। और उसमें से कुछ लोग जो होते हैं ना, जो अननोन किस्म के बेचारे जो सामने ही नहीं आते, जो सिर्फ वोटिंग के लिए आते हैं, वो कुछ 7-8 लोग दाएं बाएं हो जाएं और तरामीम ना हो सके। ये एक सिनारियो खींचा आपके सामने। अगर ये तरामीम हो जाती हैं, यकीन कर लीजिएगा कि यही हुकूमत जो इस वक्त है कल को आएगी अपोजिशन में पछताएगी। इस वक्त की आखिरी बात, एक फायदा इस वक्त जो है ना, वो कहते हैं ना कि पेनी वाइज पाउंड फुलिश, तो हुकूमत इस वक्त पेनी वाइज है कि जी वो जो सुप्रीम कोर्ट के पेंडिंग केसेस हैं वो ये हो जाएंगे, वो हो जाएंगे, हम उनको बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। ऐसा भी मुमकिन मुझे नज़र नहीं आ रहा। मेरा तज्जिया कह रहा है कि ये सारे के साथ सुप्रीम कोर्ट को आप नाराज़ कर देंगे, एक ज़ख्मी सुप्रीम कोर्ट होगी, उसके साथ आप ये तवक्कुआत कैसे वाबस्ता कर सकते हैं? पाउंड फुलिश कि आप अपनी पूरे के पूरे जुडिशरी को, उसके सिस्टम को तहबाला कर रहे हैं। हमारी हुकूमत जो है उसको एक, वो कहते हैं ना, टू किल सेवरल बर्ड्स इन्होंने मारने हैं एक स्टोन के साथ, उसमें से एक और भी है। और ये इस वक्त की आखिरी बात है। देखिए, उन्होंने ये अपनी वो जो लेजिटिमेसी है ना वो साबित करनी है, और उसका एक तरीका ये है कि वो ये आराम से कहेंगे इस तरमीम के बाद, देखिए 2/3 अक्सरियत हमारे साथ है। 2/3 अक्सरियत का मतलब क्या है कि हम जो हैं वो लेजिटिमेट गवर्नमेंट हैं और हमारी अक्सरियत है। तो देयर गोज द ऑपोजिशन आउट ऑफ द पार्लियामेंट। अब उनको इमरान खान की कतई तौर पे या पीटीआई की कतई तौर पे जरूरत ही होगी, वो आराम से कहेंगे कि ये एक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस भी है। ये सारा कुछ किधर जा रहा है थोड़े दिनों में होगा, लेकिन जो नजर आ रहा है वो ये है कि जमहूरियत के लिए और ख़ास तौर पे अदलिया के लिए ये दिन कोई अच्छे नहीं है। ठीक है। अच्छा साकिब बशीर साहब, ये इस तमाम तर मामले के हवाले से एक तो बताइएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कल क्या मुलाकात हो पाएगी इमरान खान से, क्योंकि उन्होंने मशरूत कर दिया, लेकिन आज जब बैरिस्टर गौर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उन्होंने ये भी कहा कि हम मौलाना से एग्री हो गए हैं तमाम मामलात के हवाले से, लेकिन हतमी मंजूरी जो है वो अब इमरान खान देंगे। और दूसरा ये फरमाइएगा कि अगर कल इमरान खान से मुलाकात हो जाती है तो क्या ये चांस भी हो सकता है कि बैकआउट कर जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? एक तो कल जो है वो केस भी है 190 मिलियन पाउंड केस, उसकी समाअत 7 अक्टूबर को होनी थी जो 19 अक्टूबर तक मुलतवी हुई थी, तो वो उनकी मुलाकात उस तनाजुर में भी कल हो जाएगी। राइट। दूसरा आपने पूछा कि क्या वो पीछे हट सकते हैं, तो मेरा ये ख्याल है कि बिल्कुल इमरान खान साहब जो है वो जो ख़ास तौर पर, क्योंकि जितनी भी ये जो आज खुसूसी कमेटी ने मसवदा जो है वो मंजूर किया है, इस सारे को आप खंगालें तो उसका अगर एक सेंटेंस में अगर आप पूछें कि क्या क्रक्स है, क्रक्स ये है कि जस्टिस मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस नहीं बनने देना, बस। तो इमरान खान साहब जब 7 अक्टूबर से पहले 2-3 दफ़ा मैं भी जेल में जाता रहा हूँ वहाँ पे उनकी जो प्रोसीडिंग्स ही कवर करने, तो उनका वही फोकस था कि ये जस्टिस मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस बनने से रोकना चाह रहे हैं और हम रेजिस्ट करेंगे, ये नहीं होना चाहिए और आज़ाद अदलिया और इस तरह की बात। तो मेरा ये ख्याल है कि मुलाकात हर 2 सूरतों में हुई तो फिर वहाँ से तो इनकार ही आएगा। अब जो बढ़ते हैं कि ये जो तरमीम की जा रही हैं उसमें है क्या, मोटी मोटी बात जो है वो, एक तो 3 साल के लिए चीफ जस्टिस वो लगाएंगे, मतलब जो भी चीफ जस्टिस लगेगा वो अगर वो 65 ईयर एज से पहले, मतलब ये जो लग रहा है जो टॉप 3 में से लगना है, जस्टिस मंसूर अली शाह तो बज़ाहिर लग रहा है नहीं होंगे, जस्टिस मुनीब अख्तर तो बिल्कुल भी नहीं होंगे, अब जस्टिस याह्या अफरीदी होंगे तो वो तकरीबन 61 साल के हैं, तो वो चीफ जस्टिस बने तो 3 साल के लिए बनेंगे और 64 में रिटायर हो जाएंगे। तो इसी तरह जो चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी है या जस्टिस याह्या अफरीदी
ये और जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्ला एक ही लॉ फर्म के जो है वो वकील थे, जिस लॉ फर्म का नाम था अफरीदी शाह एंड मिनल्ला। मैं बात कर रहा हूँ 2007, 8, 9 या उससे पहले जो है वो ये लॉ फर्म बनी थी। फिर ये तीनों जज बने, फिर याया अफरीदी लाहौर पेशावर हाई कोर्ट, अतर मिनल्ला इस्लामाबाद और मंसूर अली शाह लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने। फिर तीनों सुप्रीम कोर्ट में आ गए। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग जो है वो फैक्ट है। और जस्टिस मंसूर अली शाह जो उनकी अगर आप ये पिछले 2 साल की मुख्तलिफ तकारीर में देखें तो वो सबसे ज़्यादा अदालती इस्लाहात के कायल हैं, और उनके पास जो विजन है, ख़ास तौर पर जो जदीद जो टेक्नोलॉजी है, जिद्दत, उसके इस्तेमाल से जो लोअर जुडिशरी और हाई कोर्ट्स में पेंडेंसी ख़त्म करने के लिए बहुत ज़्यादा है। ये बड़ा एक अनफॉर्चुनेट मेरे ख्याल में होगा कि उनको जो है वो क्रॉस करके सुपरसीड करके जो है वो चीफ जस्टिस बनाया जाए। इसके अलावा पार्लिमानी कमेटी जो 2018वीं तरमीम में एक्चुअली जो जजेस की तैनाती का जो तरीकाकार था वो बहाल किया जा रहा है। उसमें कौमी असम्बली, सेनेट से भी और सुप्रीम कोर्ट से भी जजेस होंगे, वो जो है वो तैनाती किया करेंगे। बस क्रक्स वही है कि जस्टिस मंसूर अली शाह जो है वो चीफ जस्टिस नहीं बनना। नाज़रीन, पाकिस्तान में गुज़िश्ता हफ्ते SCO कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया और बहुत ही शानदार तरीके से पाकिस्तान हुकूमत ने इसका इनेकाद किया। भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने भी इसमें शिरकत की, भारत की नुमाइंदगी करते हुए, और नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान के सागदार से उनकी एक मुलाकात हुई है, जिसको कहा जा रहा है कि ये अब अहम मुलाकात है और इससे बर्फ़ पिघलेगी दोनों के ताल्लुकात के हवाले से। नजम साकिब साहब, ये जो भारतीय वज़ीर ख़ारजा का दौरा रहा SCO के अंदर, इससे आपको लगता है कि ताल्लुकात मज़ीद आगे बेहतरी की जाने पड़ेंगे? देखिए, कोई ऐसी चीज़ हुई तो नहीं है बज़ाहिर जिसकी बेसिस पे हमारा ये तज्जिया कहे कि जी कुछ बर्फ़ पिघल रही है, कुछ हालात जा रहे हैं। 5 अगस्त 2019 से लेके अब तक मुझे ये बताइए क्या चीज़ हुई है। अभी हम क्रिकेट की बात कर रहे हैं कि जी क्रिकेट जो है वो चैम्पियंस ट्रॉफी में आना चाहिए उनको और पाकिस्तान को। वो बात कर रहे हैं कि आपकी इंडस वाटर बेसिन ट्रीटी जो है उसमें कुछ तरमीम करनी है। हम बात कर रहे हैं कश्मीर की, वो बात कर रहे हैं दहशत गर्दी की। हालात तो वहीं पे हैं, आपके सफरा भी नहीं है, उधर भी सफ़ीर हमारा नहीं है, इधर भी यानी। फिर उसके बाद ये है कि आपकी ट्रेड उसी तरह से बंद है जो खान साहब बंद करके गए थे एज अ रिएक्शन। तो मुझे ये बताइएगा कि कौन सा कोई CBM ऐसा हुआ है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर कोई ऐसा हुआ है जिसकी बुनियाद पे हम ये कहें। जहाँ तक बात आप कर रहे हैं ना ये जयशंकर साहब के विज़िट की, वो एक मल्टीलैटरल यानी एक इवेंट था, उसको वो अटेंड करने आए बाकी मंदूबीन की तरह, और ना उन्होंने मीटिंग से पहले कोई रिक्वेस्ट आई न्यू दिल्ली से कि जी एक बायलैटरल मुलाकात होनी है, ना ही हमारी तरफ से कहा गया। तो वो जो आपने देखे 1-2 क्लिप्स देखे ना कि वो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम, दोनों लोग बैठे हुए हैं, गपशप हो रही है, इसको हम मीटिंग नहीं कह सकते। और सबसे बढ़ के ये कि जब ये यहाँ से इत्तला पहुँची वहाँ पे कि वो तो क्रिकेट पे बात करके गए हैं और शायद कोई खिड़की खुली है, तो वहाँ पे सरकारी तौर पे इसको रद्द किया गया। वहाँ पे कहा गया जी ऐसी किसी किस्म की कोई बात नहीं हुई। तो वो जो हालात पहले थे जैसे थे वैसे अभी भी हैं। लिहाजा मैं ये यानी मेरा तज्जिया ये कहता है कि ये कहना कि जी खिड़की खुल गई है और ये वो, जो ज़रूरी बात है इसमें देखने की वो ये है कि आपके मुल्क के एक बहुत बड़े लीडर, एक बहुत बड़ी पार्टी के लीडर जो कि मुस्लिम लीग नून के आपके प्रेसिडेंट हैं इस वक्त, वो करते हैं बरखत आती है और वो हालात बाकी सहाफ़ियों के साथ मिलके वो एक मैसेज देते हैं। इसको मैं समझ सकता हूं कि जान सकता हूं कि ये क्यों ऐसा हुआ, किस तरीके से हुआ, और इसका रद्द-ए-अमल शायद किसी तरीके से पॉजिटिव बनने की उम्मीद है। लेकिन हालात वैसे के वैसे हैं, कोई बर्फ नहीं पिघल रही और ये हालात काफ़ी देर तक मेरा ख्याल है कि ऐसे ही चलेंगे। राव खालिद साहब, ये नवाज शरीफ साहब का जिक्र किया नजम साकिब साहब ने, एक बार पहले भी एक सहाफ़ी के थ्रू इन्होंने मैसेज भारत भिजवाया था कि हम ताल्लुकात के खाएँ। उसके बाद फिर शायद दोस्ती बस सर्विस चली थी और इस तरह के मामला चले थे। तो आपको लगता है कि ये जो मुलाकातें, ख़ासतौर पर जो वफ्त उनके साथ आया था और सहाफ़ी, क्योंकि नवाज शरीफ साहब को समझा जाता है कि वो उनके ताल्लुकात ज़रा बेहतर हैं उस साइड पर, तो वो मामलात को बेहतर करना भी चाहते हैं। अभी वो अफोर्ड कर सकते थे ये जो उन्होंने बात की है, क्योंकि इस वक्त सूरत हाल ऐसी है कि अब उनके साथ वो नहीं होगा। तो अभी वो इस सिचुएशन में है कि अभी इस किस्म का शायद उनके साथ ना हो, लेकिन किसी स्टेज पे जाके ये भी उनके गले पड़ेगा आखिर पे कि ये हमेशा से इसी तरह रहे हैं। तो मेरा ख्याल है उनकी मैसेजिंग अपनी जगह पे, लेकिन एक बड़ी पार्टी के लीडर होने के नाते जो कश्मीर की सूरत हाल है, मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल है अगस्त 2019 से,
और जो उसका स्टेटस चेंज किया गया है उस पर उनको थोड़ा सा इजहार ख्याल करना चाहिए था। ये भी उन्होंने किया हो, लेकिन भारतीय सहाफ़ी थे, उन्होंने शायद बाहर निकल के वो बात नहीं की उस तरह से। लेकिन असल मसला ये है कि कश्मीर के बग़ैर आप कहीं भी चले जाएं, 70 साल की तारीख हमें बताती है मामला ठीक हुए, क्रिकेट डिप्लोमेसी भी हमने की, जनरल ज़िया भी गए, अयूब खान ने भी कोशिश की, उसके बाद मुशर्रफ ने भी कोशिश की, निहार वाली हवेली का चक्कर भी लगाया, आगरा समिट भी हुई। लेकिन ये ऐसा डिस्प्यूट है कि आप जितने मर्जी अच्छे तल्लुकात कायम कर लें, यहाँ जैसे ही थोड़ा सा मसला होना है तो पर आपने फिर ज़ीरो पे आ जाना है। हमारे नाज़रीन अपने फीडबैक से आगाह करेंगे इन सवालों के हवाले से। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।